हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मानव प्रजनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये क्लास 12 वाले बच्चों के लिए और नीट वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, मानव प्रजनन में दो तरह के ऑर्गन्स सम्मिलित होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑर्गन यानी कि प्राथमिक अंग, है ना, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स यानी कि द्वितीयक अंग। प्राथमिक अंग ऐसे होते हैं जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है ना, और द्वितीयक अंग ऐसे होते हैं जिनमें युग्मकों का स्थानांतरण होता है। दोबारा समझो, प्राथमिक अंग ऐसे होते हैं जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है, और द्वितीयक अंग ऐसे होते हैं जिनमें युग्मकों का स्थानांतरण होता है। समझ में आ गई? तो दो ही ऑर्गन ऐसे हैं जिनमें युग्मकों का निर्माण होता है। नरों में होता है टेस्टिस यानी कि वृषण, जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है, और मादा में होता है ओवेरी यानी अंडाशय, जिसमें एग्स का निर्माण होता है या ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, ये प्राथमिक अंग हैं। अगर द्वितीयक अंगों की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी ट्यूब यानी डक्ट सम्मिलित होती हैं, है ना। जैसे कि मेल में देखा जाए तो वॉस इफ्रेंसिया है, रेटेटेस्टिस है ना, एपिडिडाइमिस है, वॉस डेफरेंस है, ग्लैंड्स हैं, यूरेथ्रा है। तो ये सभी सम्मिलित होती हैं, है ना। जबकि फीमेल में बात की जाए तो आपकी फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, वेजाइना है, ग्लैंड्स हैं, है ना, और ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट का मतलब होता है मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले अपने को पढ़ना है नर जनन तंत्र के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है ना। तो इसमें ये आपका नर जनन तंत्र होता है पूरा। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। तो सबसे पहले अपन इसको डिटेल में समझेंगे डायग्राम को, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे की प्रोसेस जो है उसको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक अंग जो होते हैं नरों में वो होते हैं टेस्टिस। क्या होते हैं? टेस्टिस। इन प्राथमिक अंगों में क्या होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होगा, और इन्हीं शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है एपिडिडाइमिस में। किसमें होता है? एपिडिडाइमिस में, जिसको कहते हैं अपन अधिवृषण। तो शुक्राणु का निर्माण होता है टेस्टिस में और परिपक्वन होता है एपिडिडाइमिस में। ठीक है, अब जैसे ही शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं तो उनका स्थानांतरण होता है एक ट्यूब के द्वारा, जिसको कहते हैं अपन वॉस डिफरेंस, है ना। ये जो आपको ट्यूब दिख रही है ये पूरी वॉस डिफरेंस है। ठीक है, और ये स्थानांतरण कब होता है? तो ये स्थानांतरण होता है मैटिंग के टाइम पर, जब जो मेल है वो एजैकुलेशन करता है ना, उत्तेजित होता है, तो उस टाइम पर शुक्राणु का स्खलन होता है और जो एपिडिडाइमिस से ये शुक्राणु बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से, है ना। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या प्रोसेस क्या होता है, लेकिन पहले एक एक अंग को आप समझते जाओ। पहला हो गया टेस्टिस, दूसरा हो गया एपिडिडाइमिस, और ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, इसको कहते हैं अपन वॉस डिफरेंस। क्या कहते हैं? वॉस डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए, वॉस डिफरेंस जो है वो आगे चल के एक ट्यूब में खुलती है, जिसको कहते हैं अपन एजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं? स्खलन नली, है ना। स्खलन नली क्या होती है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। पहले देखो, ये रही, ये एजैकुलेटरी डक्ट है ना। तो इसको कहते हैं अपन एजैकुलेटरी डक्ट। देखो ये वाला पार्ट है ना, ये एजैकुलेटरी डक्ट है। ये आपका क्या है? ये टेस्टिस है पूरा, है ना। ये एपिडिडाइमिस है, मैंने बताया था अभी आपको, अधिवृषण, जो कि टेस्टिस के ऊपर है, जहाँ पर क्या होता है शुक्राणु का परिपक्वन होता है ना। और वो जो शुक्राणु है वो एक नली के द्वारा जो है वो बाहर आते हैं इस तरीके से। इसको कहते हैं अपन वॉस डिफरेंस। क्या कहते हैं? वॉस डिफरेंस। और वॉस डिफरेंस जो है वो इस सेमिनल वेसाइकल के साथ में मिलती है ना। किसके साथ में मिलती है? सेमिनल वेसाइकल के साथ में मिलती है, और एक ट्यूब बनाती है, जिसको हमने कह दिया है एजैकुलेटरी डक्ट यानी स्खलन नली। समझ में आ गई बात? तो एजैकुलेटरी डक्ट कितनी होती हैं? दो होती हैं, एक इधर होगी तो एक इधर भी होगी, है ना, इधर की साइड में भी होगी एक, है ना। अब दोबारा से यहीं पे आ जाओ। टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वॉस डिफरेंस हो गई आपकी, है ना, और सेमिनल वेसाइकल हो गए। मतलब ये जो खुलती है ना, ये सेमिनल वेसाइकल के साथ में एजैकुलेटरी डक्ट में खुल जाती है। इस जगह पर आपकी क्या होती है? एजैकुलेटरी डक्ट होती है ना। एजैकुलेटरी डक्ट जो है वो आगे खुलती है आपकी यूरेथ्रा में। किस में खुलती है? यूरेथ्रा में। ये जो नली है ना, ये यूरेथ्रा है। क्या है? यूरेथ्रा। और ये जो यूरेथ्रा होता है
ये कॉमन ट्यूब होती है। कैसी होती है? कॉमन ट्यूब होती है। चाहे आपको मूत्र का विसर्जन करना है या फिर स्पर्म का, मेल में ये दोनों के लिए कॉमन ट्यूब होती है, कॉमन नली होती है ना, कॉमन डक्ट होती है। जबकि फीमेल में ये अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कितनी ग्लैंड पाई जाती हैं? 3, जो कि जो स्पर्म आ रहे हैं ना, इनके साथ में अपना फ्लूइड जोड़ती हैं, है ना। कुछ फ्लूइड होता है इनका, कुछ स्राव होता है इनका, जिसको ये स्पर्म के साथ में जोड़ती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यूरेथ्रा जो है ना, इसके द्वारा मूत्र का उत्सर्जन भी होता है ना, यूरिनेशन भी होता है। तो यूरिनेशन के टाइम पर क्या होगा, इस यूरेथ्रा की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, अम्लीयता, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म के लिए ये हानिकारक हो सकता है ना। स्पर्म मर सकते हैं इसकी अम्लीयता से। इस वजह से ये जो ग्लैंड है ना, ये 3 ग्लैंड होती हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों अपना योगदान देती हैं इस यूरेथ्रा को बेसिक नेचर बनाने के लिए, क्षारीयता प्रदान करने के लिए, या फिर स्पर्म को ल्यूब्रिकेंट करने के लिए, है ना, उनकी गति को बढ़ाने के लिए, उनको आसानी से बाहर निकालने के लिए ये तीनों ग्लैंड जो है अपना योगदान देती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड है? एक तो है आपकी सेमिनल वेसाइकल, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी होती है बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। सेमिनल वेसाइकल भी अपना फ्लूइड छोड़ देती है, ये 2 होती हैं, है ना, ये 2 होती हैं। इसके अलावा ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये आपको जो गहरी लाइन से दिख रही है इस तरह गहरे कलर से, है ना, ये एक ही होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या कितनी होती है? एक ही। आपको 2 दिख रही हैं लेकिन पीछे की साइड में जुड़ी रहती हैं, है ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है, ये वाली, ये देखो, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये एक ही होती है। और उसके नीचे जो 2 गोल गोल से दिख रहे हैं आपको, ये बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, और इनकी संख्या होती है 2। 3 ग्लैंड है, एक तो सेमिनल वेसाइकल है जिनकी संख्या 2 है, दूसरी ग्लैंड आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, जिसकी संख्या 1 ही है, और तीसरी है बाल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। ये तीनों अपना स्राव मिलाती हैं सीमन में, और जैसे ही इनका स्राव मिल जाता है ना, तो जो स्पर्म थे उनको अपन सीमन बोल देते हैं, है ना। स्पर्म जो थे शुक्राणु, अब वो उसको वीर्य कह देते हैं जब ये तीनों मिल जाते हैं। ठीक है, देखो ये डायग्राम आपकी समझ में आ गया तो आगे की पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो ये जो है आपका, ये है आपका यूरेथ्रा। ठीक है, और यूरेथ्रा से जो है स्पर्म आपके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यूरेथ्रा जो है एक मांसल संरचना से घिरा रहता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं अपन पेनिस। क्या कहते हैं इसको? शिश्न कहते हैं। और शिश्न का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो भारी होता है, जो सबसे अंतिम हिस्सा है ना, ये थोड़ा मोटा होता है ना, जिसको क्या कहते हैं अपन? शिश्न मुंड कहते हैं, यानी कि ग्लांस पेनिस कहते हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है ना। जिस तरीके से आप बाकी सारे चैप्टर्स को सीरियसली पढ़ते हैं, इसको भी उसी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, है ना। अब इस ग्लांस पेनिस पर एक त्वचा की पतली परत पाई जाती है, जिसको कहते हैं अपन फोर स्किन। क्या कहते हैं? फोर स्किन। पेनिस का अंतिम जो भाग है फूला हुआ, उसको क्या कह दिया अपन ने? ग्लांस पेनिस। और त्वचा को कह दिया अपन ने फोर स्किन। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये तो हो गया पूरा जो स्पर्म बन रहे थे और निकल रहे थे, उसका पूरा जो मार्ग है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसी के साथ में मूत्र मार्ग भी जुड़ा होता है। ठीक है, देखो ये जो आपको गोल रचना दिख रही है, ये जो आपको गोल रचना दिख रही है, इसको कहते हैं अपन मूत्राशय। क्या कहते हैं इसको? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, मूत्राशय, जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है। और कहां से आता है ये? यहां पर आपको 2 ट्यूब दिख रही हैं, एक ये रही और एक ये रही। ये मूत्र किडनी से छन करके यहां पर इकट्ठा होता है। ठीक है, और ये जो दोनों ट्यूब दिख रही हैं आपको, इनको कहते हैं अपन मूत्र वाहिनी, यानी कि यूरेटर। अब यूरेटर से जो आपका यूरिन है वो कहां पर आ गया? मूत्राशय में आ गया, यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। अब जैसे ही मूत्राशय आपका भर जाता है तो हमारे दिमाग को मैसेज जाता है और हम क्या कर देते हैं? यूरिनेशन कर देते हैं, और वो मूत्राशय से कहां पर चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है,
दोनों प्रोसेस समझ में आ गई कि स्पर्म किस तरीके से बाहर निकलते हैं और जो मूत्र है वो किस तरीके से बाहर निकलता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब अपने को पढ़ना है वृषण कोश के बारे में, यानी स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम क्या होता है? देखो, उदर गुहा के बाहर, है ना, उदर गुहा के बाहर स्थित थैलीनुमा रचना जो होती है, थैलीनुमा रचना को क्या कहते हैं अपन? स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, और वृषण कोश जो है वो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक तापमान को बनाए रखता है। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम बनाए रखता है। जैसे मान के चलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। और ये जो वृषण कोश है ये यही काम करता है। ठीक है, टेम्परेचर को कम बनाए रखता है। किसका? टेस्टिस का। तो कितना टेम्परेचर चाहिए? अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए चाहिए 34 या 35, है ना। ये इसकी स्ट्रक्चर है वृषण कोश की, कि मान के चलिए आपका उदर गुहा है ना। तो उदर गुहा से बाहर थैलीनुमा रचना जो आपको दिख रही है ये आपका वृषण कोश होता है। और इस वृषण कोश में ये जो आपको 2 दिख रहे हैं, है ना, ये क्या है? वृषण है, यानी कि टेस्टिस है। ठीक है, और ये टेस्टिस एक रचना के द्वारा किससे जुड़े रहते हैं? वृषण कोश से जुड़े रहते हैं, जिसको अपन ने कह दिया गुबर्निकुलम, है ना। देखो और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। ये आपके टेस्टिस हो गए। ठीक है, ये इस रचना के द्वारा किससे जुड़े रहते हैं? स्क्रोटम से जुड़े रहते हैं, स्क्रोटम की भित्ति से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इस रचना को क्या कहते हैं अपन? गुबर्निकुलम, गुबर्निकुलम कहते हैं, या फिर इसको मीजो आर्कियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गुबर्निकुलम या फिर मीजो आर्कियम। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे कि उस संरचना का नाम बताओ जिससे टेस्टिस जो हैं वो वृषण कोश से जुड़े रहते हैं, है ना। तो उस संरचना का नाम क्या है? गुबर्निकुलम। इसी तरीके से ऊपर की साइड में ये टेस्टिस जो हैं वो उदर गुहा से जुड़े रहते हैं, और इस रचना को कहते हैं अपन स्पर्मेटिक कोड। क्या कहते हैं? धागेनुमा रचना होती है जिसको स्पर्मेटिक कोड कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि उदर गुहा से टेस्टिस किस रचना के द्वारा जुड़ते हैं, तो उसका नाम है स्पर्मेटिक कोड। और वृषण कोश से टेस्टिस किस रचना के द्वारा जुड़ते हैं, तो उसका नाम है गुबर्निकुलम। ठीक है, अब देखो, गुबर्निकुलम हो गया, स्पर्मेटिक कोड हो गया, ये ऊपर उदर गुहा है ही। ठीक है, ये टेस्टिस हो गया आपके दोनों। ये जो बीच में सेप्टा दिख रहा है आपको, जो दोनों वृषण कोशों को अलग करता है, दोनों वृषणों को अलग करता है, उसको कहते हैं अपन स्क्रोटल सेप्टम, है ना। वृषण कोश में बीच में एक सेप्टम होता है ना, जो दोनों वृषणों को अलग करता है, इसको कहते हैं अपन स्क्रोटल सेप्टम, है ना। और जो नाल है, कैनाल है, बीच की जो गुहा है, उसको कहते हैं अपन इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। समझ में आ गया डायग्राम? तो यही मैंने यहां पर लिखा था पहले। ठीक है, अब देखिए, वृषण कोश पर 3 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे जो बाहरी लेयर है वो स्किन होती है, और ये हाईली पिगमेंटेड होती है, यानी कि गहरी डार्क सी होती है ना, रंगी हुई होती है, पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा होती है ये। ठीक है, इसके जो भीतर है मिडिल लेयर, वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, यानी संयोजी ऊतक की बनी होती है। ठीक है, और सबसे आंतरिक जो परत है उसको कहते हैं अपन मस्कुलर लेयर। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी परतें हैं और किस किस की बनी होती हैं। ठीक है, और थोड़ा सा वृषण कोश के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखो, वृषण कोश उदर गुहा में इंग्विनल कैनाल के द्वारा जुड़ा रहता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वृषण का निचला सिरा फाइबर टिश्यू से बने गुबर्निकुलम या मीजो आर्कियम द्वारा वृषण कोश की भित्ति से जुड़ा रहता है ना। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं। जबकि वृषण का ऊपरा सिरा किससे जुड़ा रहेगा? स्पर्मेटिक कोड के द्वारा। ठीक है, पृष्ठ देहभित्ति से जुड़ा रहता है, जिसमें क्या पाई जाती है? स्पर्मेटिक कोड में क्रीमेस्टर पेशी पाई जाती हैं, वॉस डेफरेंस, रक्तवाहिनी व तंत्रिका सम्मिलित होती हैं, है ना। ये सब इसमें सम्मिलित होती हैं। देखो, क्रीमेस्टर पेशी डॉटस मसल वृषण कोश के तापमान का नियमन करती हैं, है ना, क्योंकि शुक्र जनन के लिए अनुकूलतम ताप शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं ना, एक एक लाइन आपको ध्यान से समझनी है, सुननी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से। अब देखिए, यहां पर एक और चीज लिखी है मैंने, एनोर्किडिज्म और क्रिप्टोर्किडिज्म, है ना। एनोर्किडिज्म और क्रिप्टोर्किडिज्म, ये क्या होता है पता है? ये एक डिसऑर्डर है। क्या है? डिसऑर्डर है, जिसमें वृषण का वृषण कोशों में अनुपस्थित होना होता है। जिसमें क्या होता है? वृषण का वृषण कोशों में अनुपस्थित होना, यानी कि ये जो वृषण है ना, ये उदर गुहा में बनते हैं,
कहां पर बनते हैं? उदर गुहा में। और कहां पर स्थानांतरित होते हैं? फिर वृषण कोश में आते हैं। अगर गलती से ये वृषण कोश, अगर गलती से ये वृषण वृषण कोशों में नहीं आ पाए तो एक बीमारी पैदा होती है, इसको कहते हैं अपन एनॉर्किडिज्म और क्रिप्टोर्किडिज्म, है ना। मतलब वृषण कोश में वृषण ही नहीं है तो फिर स्पर्म प्रोडक्शन होगा ही नहीं, स्पर्म निर्माण होगा ही नहीं, और जब स्पर्म निर्माण होगा नहीं तो जो इंसान है वो कैसा हो जाएगा? बंधे हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है ये नर जनन तंत्र की संरचना के बारे में, इसके अलावा वृषण कोश के बारे में। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे वृषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है अपने को? वृषण के बारे में। और इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।